Hello students, welcome to IIT Jam Academy. My name is Sagar Surya, your educator for IIT Jam Mathematics. आज मेरे साथ हैं आस्था जैन, जिनका ऑल इंडिया रैंक IIT Jam Mathematics में है 12, जो कि अपने में एक बहुत ही स्प्लेंडेड रैंक है। तो आस्था, बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो भाई बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट आप लेकर के आई हैं। तो आपसे भाई हम लोग जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है, आपका क्या जर्नी रहा है। तो पहले ये बताइए आस्था कि बेसिकली कहाँ से आप हैं, और प्रिपरेशन के लिए आपने IIT जैम की कब सोचा, किस तरीके से आपने प्लान करा इसके लिए। सर मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं अभी किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स हम्म, ऑनर्स कर रही हूँ। हम्म, एंड मेरे को आईआईटी जैम के बारे में कॉलेज में आने के बाद ही पता चला था। मैं अच्छा। फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे सीनियर्स हम्म, की रैंक थी बहुत अच्छी, तो वहां से मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक ऑप्शन है, आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो। तो हम्म, वहां से बना कि हाँ ये करना है। एंड उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि आप जनवरी से तैयारी स्टार्ट करना, तो आपके पास पूरा एक साल होगा तैयारी करने के लिए, और धीरे धीरे आप तैयारी करोगे तो उससे प्रेशर भी नहीं बनता। तो मैंने वही किया था। अन अकेडमी पे जनवरी से दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं कोर्सेज, हम्म, एंड मैंने वहीं से दिसंबर से, इस हम्म। वजह से तो आप स्टार्टिंग से आपने दिसंबर में रियल एनालिसिस पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसी से स्टार्ट किया था मैंने। तो पहले रियल से, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर धीरे धीरे आराम से सिलेबस कवर हो गया था। अच्छा आस्था, ये बताओ, जैसे आपने तो मतलब अपीयरिंग में निकाला है, जो कि अपनी में बहुत बड़ी बात है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि एकेडमिक्स कैसे मैनेज करें। जैसे बहुत सारे बच्चे जब इस प्रिपरेशन को करने जाते हैं तो उनके दिमाग में पहले यही आता है कि हम कॉलेज के एकेडमिक्स IIT जैम की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें, स्पेशली वो जिनके हम अटेंडेंस कंपलसरी है ना, जैसे आपके में भी होगी आई बिलीव। तो फिर इस तरीके की चीज को कैसे आपने टैकल करा, थोड़ा सा ये बताइए। सर हाँ, एक बेनिफिट था मेरे पास कि अटेंडेंस हम्म, क्राइटेरिया कॉलेज हम्म, में नहीं था। हाँ। तो बाकी ये था कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास दो सेमेस्टर्स थे, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर। तो हम्म, मैं फोर्थ में रेगुलर कॉलेज गई थी। हम्म, उसमें मैं इवनिंग में लेती थी, मैं कॉलेज जाती थी, और कॉलेज के साथ जो सब्जेक्ट्स मेरे कॉलेज में भी चल रहे थे और जो हम्म, जैम के साथ कॉम, तो उस समय आई मेड श्योर कि मैं वो वाले सब्जेक्ट्स तो कर ही लूँ, हम्म, ताकि वो कॉलेज में हो जाए और वो जैम में भी अच्छे से हो जाए। हाँ। एंड सिमिलर चीज मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में की। जैसे मेरा जनवरी में मेरे एग्जाम थे, तो ग्रुप थ्योरी क्लैश कर रहा था। मेरा एक ही चार एग्जाम थे, तो चार में से एक ग्रुप थ्योरी क्लैश कर रहा हाँ, था जैम और कॉलेज के उसमें। तो फिर मैंने हाँ, ग्रुप थ्योरी का रिवीजन पूरा जैम के बेसिस से ही किया, कि क्योंकि हम्म, उससे कॉलेज का पेपर जाना था और उससे मेरा वो टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो मैं ट्राई करती थी कि जहाँ पे वो बेस्ट एक साथ क्लैश कर जाए, जो मैं बेस्ट सिचुएशन बना पाऊँ उसमें। हम्म। दैट्स बस बेसिकली बात वही होती है कि बच्चे मैनेज कर सकते हैं, अगर विल है और मतलब एम है तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आस्था, ये बताइए कि जैसे आपने क्या मटेरियल जनरली रिफर करा, और स्टैंडर्ड बुक्स के लिए बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। हर टॉपर से मेरा ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि स्टैंडर्ड बुक्स मतलब इंपॉर्टेंट है तो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या वो सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए, या आपने क्या रिफर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस ओवरऑल इस चीज के लिए है मटेरियल को लेकर के। सर, मैंने एक्चुअली इन जनरल कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर नहीं करी, बिकॉज मेरे कोर्स में ये सारी चीजें थी। तो हम्म, मैंने एक बार वो ऊपर ऊपर से गो थ्रू किया हुआ था, जितनी भी इंपॉर्टेंट हम्म, बुक्स होती हैं गेलियन में, एंड बाटल चलती है रियल एनालिसिस में, तो वो सारी चीजें मेरे कोर्स में थी। तो मैंने अलग से जैम के लिए कभी उन्हें रेफर नहीं किया। हम्म, जैम के लिए मैंने सारे आपके नोट्स रेफर करे हैं, जितने भी किए हैं, सारे असाइनमेंट्स रेफर किए हैं। मेरे को उसके अलावा जरूरत भी नहीं लगी ऑनेस्टली। जब टीचर आपको क्लास में एक एक डेफिनेशन लिखवा रहा है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा घुसना फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली कंसेप्ट के बाद आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ज्यादा रेफर नहीं किया। बेसिकली एक्चुअली वही है रेफर कि किया एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब थ्योरी एक पॉइंट तक है। ही करनी चाहिए, बच्चे बहुत ओवरकिल कर देते हैं टाइम उसमें। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, कुछ ऐसी स्ट्रगल जैसे बच्चे जनरली करते हैं प्रिपरेशन में, जैसे कि मान लो कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए, कभी मन नहीं किया पढ़ने का, या एक ऐसा फेज आ जाता है जिसमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, तो ऐसे फेज को कैसे किसी बच्चे को टैकल करना चाहिए। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम ऐसी रही हो प्रिपरेशन जर्नी में। आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, आपको लगता है यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, बट मुझे लगता है उस पॉइंट पे ब्रेक ले लेना चाहिए। आपको अपने आप को एक दो दिन देनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय करो और फैमिली के साथ बैठो। मैं ये करती थी कि जब मैं ब्रेक ले रही हूँ तो मैं अच्छे से ब्रेक लेती थी, फिर एंजॉय करती थी। जैसे मैं कॉलेज जाना एज ब्रेक देखती थी, क्योंकि मेरा कॉलेज भी यहाँ से 1.5 आवर्स दूर है मेरे घर से, तो मैं ट्रैवल करती हूँ रोज दिल्ली अप डाउन। तो उसमें भी वो एक फन टाइम होता था कि हाँ आप जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप बाकी सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है एक थोड़ा
बीच बीच में कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए, जिससे हम्म, आपका मन पूरी तरह ना हटे। खाली ये नहीं होना चाहिए कि आप 10-12 घंटे बैठ के सिर्फ पढ़ ही रहे हो, यू शुड डू हम्म, समथिंग एल्स एज वेल। हाँ। बिकॉज ये एक चीज़ इसमें नहीं तो है कि आप एक। मोनोटोनस हो जाता है ना बहुत ज्यादा, दिक्कतें होती है। हाँ जी सर। मोनोटोनस हो जाता है ना बहुत ज्यादा, पढ़ते पढ़ते बच्चों को। हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट। एक ही अच्छी बात है, मतलब कॉलेज जाना आना, लोगों से इंटरेक्शन बनी रहती है ना, तो एक थोड़ा मन लगा रहता है चीजों में। इस मामले में सही रहा आपका। जैसे कई सारे बच्चे ना, जैसे बेचारे अकेले रूम में पढ़ते हैं बैठ करके, वो बड़ा डिमोटिवेशन हो जाती है कभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आप हाँ, हो करेक्ट। जाते हो। अच्छा, और ये बताइए आस्था, जैसे प्रिपरेशन में आपके हिसाब से पूरा, जैसे किसी बच्चे को अगर जीरो से लेकर के आईआईटी जाना है, ठीक है, तो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट फॉर, जैसे आपने जनवरी वाला बता दिया, चलो वो तो क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड। दूसरी चीज ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है प्रिपरेशन का आपके हिसाब से, मतलब अगर की थ्योरी है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कि टेस्ट है, मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द प्रेफरेंस, किसको बच्चे को सबसे ज्यादा समय देना चाहिए? सर मुझे लगता है ये एक अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए एक्चुअली। हम्म, हाँ, हम्म, जैसे एक टाइम होता है कि हाँ आपको पता है कि ये वाले स्टार्टिंग का टाइम होता है, अगर आप जनवरी दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप दो, आप अच्छे से थ्योरी को टाइम दो, आप जून जुलाई तक अच्छे से दो। फिर अक्टूबर से आपने मॉक टेस्ट पेपर लेने स्टार्ट किए थे, तो मुझे लगता है उस पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पे फोकस रखना चाहिए बहुत ज्यादा, बिकॉज वहां तक आपको काफी टाइम मिला है थ्योरी समझने के लिए, सारे कंसेप्ट समझने के लिए। तो एटलीस्ट अक्टूबर से जब आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो वहां से ध्यान रखो कि हाँ आप एप्लीकेशंस करो, क्वेश्चंस करो, उसके नोट्स बनाओ कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हो, इससे आप ये कंसेप्ट कैरी कर सकते हो अपने साथ आगे। तो हम्म, उन चीजों, मुझे को लगता है कि अप्रोप्रिएट में वो अपने लिए फिगर आउट हम्म, करना चाहिए बच्चे को। हम्म। जैसे हम लोग का बहुत, मेरा पर्टिकुलरली बहुत स्पेसिफिक फोकस रहता है मॉक टेस्ट पे, बहुत जोर देते थे कि मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, कम से कम इतने टेस्ट लगाइए, उतने टेस्ट। तो इसका क्या इम्पैक्ट आपको मिला लास्ट में, आप ये जरूर बताइए कि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट क्यों है और उससे कितना फर्क पड़ा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आगे वाले बच्चे ये बात को समझे। तो मॉक टेस्ट एक तो सबसे पहले, जैसे मैं बहुत स्लो थी क्वेश्चंस करने में, तो आपकी स्पीड बढ़ाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पेपर में हर क्वेश्चन नहीं करना होता, ये सागर सर ने हम्म, पूरे 3 महीने समझाया है कि ये नहीं करना होता। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको पेपर में क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, नहीं हो रहा है सॉल्व तो आगे बढ़ना है। तो मॉक टेस्ट आपको हैंडल करना सिखा देते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए हैं। और हम्म, बिकॉज सबका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, मेरा एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेती थी। तो मैं ट्राई करती थी कि मैं फटाफट वो क्वेश्चंस तो पहले राउंड में कर लूँ। तो एक चीज होती है कि आप सबसे पहले, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस पिक करने आ जाते हैं। मेरा अप्लाइड वीक था शुरू से, मेरी कैलकुलेशंस, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था उन चीजों में, और हम्म, वीक भी था, तो मैं सेकेंड राउंड में ही पिक करती थी कैलकुलेशन वाला पार्ट। मल्टी वो नहीं, इंटीग्रल कैलकुलस मैं बाद में पिक करती थी। तो ये चीजें आपको एमटीपी करके ही समझ में आएंगे, बिकॉज अगर आप लास्ट में 4 एमटीपी देने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो और कहाँ पे आप वो रोक सकते हो। बट जब आप अक्टूबर से स्टार्ट करते हो तो फिर आपके पास 3 महीने होते हैं, आप खुद भी रिलैक्स्ड होते हो कि मेरे पास टाइम है उन मिस्टेक को हम्म, करेक्ट करने के लिए। मैं सिली मिस्टेक करती थी, जैसे कई बार डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते थे, राइट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मैं उसमें अपने मूड के हिसाब से भर देती थी स्टार्टिंग में, देन आई रियलाइज कि हाँ ये भी मैटर करता है। बिल्कुल। जिसमें 3 तो उसमें हाँ, 3 के हिसाब से ही बनना है। हाँ, तो बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं। एमएसक्यू में था कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस पूछे होते थे कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन से है, और मैं ट्रू पे क्लिक कर देती थी। तो ये सब चीजें एक पॉइंट के बाद बहुत नेचुरल हो गई थी कि नहीं, ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर क्लिक करना है। एफर्ट नहीं करना पड़ता था एमसीक्यू की वजह से। yes। यही बात है कि जैसे जो इनहेरेंट एक मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी होती है ना, वो टेस्ट देते देते कम हो जाती है, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वो सब चीजें आपको उसके लिए कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता कि मेरे से ये गलती भी हो जाएगी एग्जाम। हाँ बहुत बढ़िया। 100%। करेक्ट। तो बेसिकली वही है कि जितनी बातें, यू टिक्ड ऑल द बॉक्सेस दैट वर रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से तो आपने सब कुछ एकदम, है ना, अच्छी बात है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे आपका क्या एम है भाई, मतलब आप क्या करना चाहती हो, पीएचडी की तरफ जाना चाहती हो, प्लेसमेंट की तरफ, क्या इच्छा है आपकी? शुरू से पीएचडी करनी थी, तो मुझे हमेशा से टीचर बनना था। फिर आई हाँ, फिगर्ड आउट कि मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में बन सकता है, मेरे को अच्छा लगने लगा मैथ। फिर तो अब यही है कि मेरे को पीएचडी करनी है आगे। हाँ, मेरे हिसाब से आपको सीएसआई नेट की स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगी एकेडमी की तरफ से, क्योंकि टॉप 5 रैंक होल्डर्स को मिल रही है ना, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1 ईयर का सीएसआई नेट के लिए। तो ये भी हम लोग की तरफ ओके से सर। गिफ्ट है, हाँ, टॉप 5 रैंकर्स की। यस।
अच्छा, तो लास्टली आस्था, जो बच्चे अब अपकमिंग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ वैल्यूएबल इनपुट आप क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीके से प्रिपरेशन करें? सम मोटिवेशनल वर्ड्स फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स। हाँ, मेरा बस यही सजेशन रहेगा, एक तो जिस भी टीचर से पढ़ो आप उसमें बिलीव करो, बिकॉज बच्चा अक्सर एक तो इस फोमो में बहुत रहता है कि इस एकेडमी में ये चल रहा है, उस एकेडमी में ये चल रहा है। तो आई सजेस्ट कि जिस भी टीचर से पढ़ो, बिलीव इन दैट टीचर। टीचर अच्छा ही पढ़ाएगा अपनी तरफ से, अपने आप में थोड़ा बिलीव करो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख लो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, क्योंकि वो नहीं होता, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नहीं आता, वो 3 घंटे अपने मैनेज करने नहीं आते, तो फिर बच्चे लास्ट में किस्मत को ब्लेम करते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं, जिससे तुम्हें भी बुरा लगेगा और टीचर को भी बुरा लगेगा। तो बेस्ट सच सब पढ़ लेते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है कि अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख लेना। ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा लगा आस्था आपसे बात करके, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स कुछ आपने दिए हैं, मेरे हिसाब से बच्चों को काफी हेल्प होगी जो अब आगे प्रिपरेशन करने जाएंगे। सो भाई ऑल द बेस्ट अब आने वाले आपके टाइम के लिए एट आईआईटी। एंजॉय योर थैंक यू। टाइम एट आईआईटी। एंड आईएससी का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा आपने? भर दीजिएगा। हाँ सर, अब भर दूंगी। पहले हाँ नहीं भरा आईएससी था में बट अब। इसलिए। हाँ, चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थी हम लोग के साथ आस्था। आस्था ने बहुत अच्छा रैंक किया है, 12th रैंक लाई है, तो ऑब्वियसली शी हैज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल इनपुट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर 25 एंड 26। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जितने भी थैंक एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो चैट में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू वेरी मच आस्था। गॉड ब्लेस। यू।